कन्हैया कुमार जो 2019 में चुनाव लड़े थे, इतना बेस बनाया, क्यों बात नहीं बन पाई उनकी? कन्हैया कुमार चूंकि दल बदल लिया तो स्वाभाविक बात है कि उसका चर्चा होना बेतुकी बात थी। 28 सालों में पार्टी यहाँ पर कभी नहीं परफॉर्म करवाई, तो आपको क्यों उम्मीद है अभी भी कि लेफ्ट बेगूसराय जीत सकती है? जो गठबंधन बना है उसमें मुकम्मल एकता है, नीचे से लेकर के और राज्य स्तर पर, देश स्तर पर एकता बहुत ही मुकम्मल बना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। ये सहायक होगा, वर्ग प्रधान होगा। जब कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे तो एक अलग तरह की लहर थी। कन्हैया जेएनयू के आंदोलन से उपज थी और कन्हैया का चेहरा भी, हमारे खिलाफ भी उसका असर पड़ा। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। इस वक्त हम बिहार के बेगूसराय में हैं। हमारे साथ सीपीआई नेता अवधेश राय हैं, जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, महागठबंधन के खाते से सीपीआई के हिस्से बेगूसराय की सीट आई। जैसे ही ये खबर सामने आई, चर्चा इसी बात की हुई कि आखिर कन्हैया कुमार जो 2019 में चुनाव लड़े थे, इतना बेस बनाया, क्यों बात नहीं बन पाई उनकी? कांग्रेस क्यों ये सीट नहीं ले पाई? और सीपीआई ने ऐसा क्या कहा कि तेजस्वी यादव या आरजेडी ने आप पर ज़्यादा भरोसा किया? देखिए, इसमें लोग व्यक्ति के हिसाब से सोचते हैं और हम लोग संगठन के हिसाब से सोचते हैं। बिहार में अगर सीपीआई को एक सीट मिलनी थी तो बेगूसराय के सिवा दूसरा नहीं हो सकता था। दूसरा तीसरा मिलता तो और भी सीटें हमारी है लड़ने लायक, लेकिन चूंकि बेगूसराय सबसे मजबूत है, बेगूसराय सीपीआई के खाते में ही जाना था और कन्हैया कुमार चूंकि दल बदल लिया तो स्वाभाविक बात है कि उसका चर्चा होना बेतुकी बात थी। ऐसे वो लोग प्रयास करते होंगे कि कांग्रेस के खाते में आवे, लेकिन कांग्रेस के खाते में अगर तो सीपीआई को कहाँ जगह मिलता है। इसलिए महागठबंधन ने बहुत ही सोच समझ के जहाँ जिस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था उसको अपना सीट दिया और उस सीट पर उम्मीदवारी का तय हुआ। इसलिए कन्हैया कुमार सीपीआई में थे तो बेगूसराय का दावा सीपीआई के हिसाब से था। कन्हैया कांग्रेस में चले गए तो दावा बेगूसराय का सीपीआई का बना। इस ख्याल से ये परिवर्तन हुआ। इसको लोग अलग ढंग से मीनिंग करते हैं, क्योंकि लोग व्यक्ति आधारित राजनीति पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम लोग वामपंथी दल जो हैं तो व्यक्ति आधारित, कम व्यक्ति की भी भूमिका है, लेकिन हम लोग संगठन आधारित करते हैं। इसी माने में यह परिवर्तन हुआ है। अवधेश जी, अगर हम 2019 का विधानसभा चुनाव देखें तो आप मात्र 334 वोट से आपको हार का सामना करना पड़ा था, बछवाड़ा की जो विधानसभा सीट थी उससे। हालांकि लेफ्ट के खाते 2 सीट आई बेगूसराय से 7 विधानसभा सीटों में से। पर जब हम लोकसभा के आंकड़ों को देखते हैं तो 28 सालों में पार्टी यहाँ पर कभी नहीं परफॉर्म करवाई। आखिरी सांसद भी शत्रुघ्न सिंह ही थे। तो आपको क्यों उम्मीद है अभी भी कि लेफ्ट बेगूसराय जीत सकती है? देखिए, एक तो लेफ्ट को बेगूसराय में जनाधार है। अब गठबंधन की राजनीति जो देश के पैमाने पर चली है, उस गठबंधन की राजनीति में सीपीआई कई बार सही नहीं उतरा है। हम अकेला हो गए हैं और अकेला में हमारी ताकत दिखाई पड़ती है, लेकिन जीत के लायक ताकत नहीं बन पाती है। इस बार पहली बार जो गठबंधन बना है उसमें मुकम्मल एकता है, नीचे से लेकर के और राज्य स्तर पर, देश स्तर पर एकता बहुत ही मुकम्मल बना है और कार्यकर्ता यूनाइटेड होकर काम कर रहे हैं। इसलिए 19 हो या 14 हो या उससे पहले की राजनीति हो, 26 वर्षों में जो हम डिफीट किए हैं उसमें अकेला चलो का जो हमारा हो जाता था विभिन्न कारण से, कभी गठबंधन नहीं बना, कभी शेयर में ठीक नहीं हुआ, कभी राजनीतिक मतांतर हुआ, विभिन्न कारणों से, तो हम उसमें
अच्छी खासी 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वोट ला करके भी हम डिफीट करते रहे। इस बार वो सब प्रक्रिया अलग है, क्योंकि गठबंधन यूनाइटेड है, इसलिए इस बार गठबंधन की जीत नहीं होने का कहीं से प्रश्न नहीं होता है। हम बेगूसराय में जीतेंगे तो हमारा सहयोग दूसरे का मिलेगा, दूसरे लोग जो हमारे गठबंधन के साथ तालमेल है, जितना हमारा जनाधार जहाँ भी है तो उनको मिलेगा, इसलिए इसका लाभ मिलता है। आप न केवल भाजपा के बड़े नेता बल्कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। जब हमने उनसे आपके बारे में सवाल किया कि वो आपको कितना बड़ा विरोधी मानते हैं या कितना मुश्किल इस चुनाव को मानते हैं, तो वो जवाब में कहते हैं कि अवधेश राय अगर 3 बार के जीते हुए विधायक हैं तो ये भी बताया जाए कि वो 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो 6 बार हारे भी हैं। तो हम तो नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर लोगों के बीच है। आप गिरिराज सिंह को कितना बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, पहला तो हिसाब गणित में पता नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। 7 बार और 6 टर्म चुनाव हुए हैं हमारे बिछवाड़ा विधानसभा में। एक वर्ष आप 5 में याद होगा कि 2 बार चुनाव हो गया था, जस्ट उसको मिला के कुल 7 ही बार हम लड़े हैं। हम 9 बार वो कहते हैं, 3 बार हम जीते हैं और 2 बार हम हारे हैं। एक बार 256 से, एक बार 300 कुछ वोट से। उसको हम हार नहीं मानते हैं। वो उसमें तरह तरह की, कोई कहते हैं कि आपको हरा दिया गया गलत सलत करके, कुछ कहते हैं कि जो नहीं था मतलब कम मार्जिन होगा, उस मार्जिन को पलट दिया गया। इसलिए वो 2 बार भी हम अपनी जीत मानते हैं। एक बार हम 1500 वोट से हारे हैं, उस हार को हम मान के चलते हैं। 1000 क्रॉस किया तो चलो हार गए, उसको हम मान के चलते हैं, क्योंकि वो भी विभिन्न कारण से, क्षेत्रीय कारण से। इसलिए बछवाड़ा में हम अपने को 6 बार में 5 बार जीत मानते हैं, 2 बार की हमारी हार, एक बार की जो हुई, एक बार में और एक बार इसमें। तो ये मोटा मोटी है। जहाँ तक चेहरे लेकर के लड़ने की बात है, चेहरे की भी अपनी है, चेहरा लेते हैं लोग, राजनीतिक दल का सहारा भी लेते हैं, लेकिन व्यक्ति की भूमिका प्रधान होती है। अगर कोई व्यक्ति खुद न करे और किसी का फेस लगा करके, तो नाटक कर सकता है, नाटक के मंच पर फेस बना करके उतर सकता है, लेकिन रियल जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो सामाजिक और सोशल रिलेशन से संबंधित है, वो किसी का फेस लेकर के, फेस सहायक होगा, वर्क प्रधान होगा। और वर्क की दृष्टि से अगर हम देखें तो बेगूसराय जिला में वर्क क्या हुआ, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम एक ही बात कह दें कि एक वर्क अगर आईने की तरह वो बता दें तो हम मान लेंगे कि हुआ। सुनाई बहुत बड़ा, हवाई अड्डा बनेगा, ये दिनकर विश्वविद्यालय खुलेंगे, ये मेडिकल कॉलेज खुलेगा, शाम हो ऐसे इलाके में पुल बनेगा, सुने बहुत, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसे होगा, वैसे होगा, लेकिन स्वीकृति के पटल तक भी नहीं जा सका एक भी काम। और जो काम बताए जाते हैं वो नेशनल लेवल का है, निजी कंपनियों का है। देश में निजी कंपनी मान के चलती है कि यातायात सुविधाएं बढ़ेगी तभी उसकी निजी पूंजी पर भी विकास हो सकता है। और इसे निजी कंपनियों के सहयोग से अगर कुछ पुल, कुछ पुलिया बना देते हैं तो उसको इस खाते में, सरकारी फैसले के खाते में जोड़ना, और वो भी गजब का खेल है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का एक नमूना वो देते हैं, NH 4 लाइन का निर्माण, 4 लाइन का निर्माण 4 साल से चल रहा है। और आपको जानकारी होगी कितनी आश्चर्यजनक बात, उसके कारण, वो भी एक कारण है, और भी कारण है, लेकिन उसके कारण बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना गया, क्योंकि 4 साल तक उस योजना को आप खींच रहे हैं और उस योजना से
आप कहिए कि इतनी गंदगी फैल रही है, उसका जो बनाने का तरीका है, प्रक्रिया है, वो नहीं लागू हो रहा है, तो आखिर कौन जिम्मेवार होगा? धूल कण से भरा हुआ अगर सड़क का काम हो रहा है तो उसको लिमिट करने का किसकी जवाबदेही है? और ये क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि उस रुपये की लूट हो रही है, ठेकेदारी लूट। जितना का काम हो उससे 4 गुना का लूट अगर हो जाए तो ये होना है। इसलिए डेवलपमेंट का काम अगर जनप्रतिनिधि की भूमिका उसमें ना हो तो डेवलपमेंट का काम भले हो जाए, कुछ काम आ जाए ऊपर से, लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है। एक आपको और जानकारी दें, हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र कारखाना था। काफ़ी लोग नौकरी पेशे में तो थे ही, निजी काम करके भी उससे जीवन यापन करते थे। वो फर्टिलाइज़र कारखाना एनडीए की सरकार जब अटल जी थे उस समय बंद कर दिया गया। उसकी जगह हल कारखाना खोला गया है जो निजी एरिया क्षेत्र में है। उसको प्रचारित तो करते हैं कि जो सरकार ने दिया। अरे सरकारी कारखाना को बंद कर दिया, फिर उसको निजी क्षेत्र में खोले, उसको आप अपना कैसे कहते हैं? और उसमें एक भी युवक को न तो उस कारखाने में एंट्री हुई और न उस कारखाने के बाह्य कार्य से लाभ किसी को मिला। पेप्सी कोला कारखाना हमारे यहाँ निजी क्षेत्र में खुला, एक भी आदमी सिंगल मैन, हम ही नहीं कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा, इसमें सिंगल मैन को आप काम नहीं दिलवा सके। तो क्या है ये कारखाना? अगर कारखाना खुले, नौजवानों को रोज़गार मिले नहीं तो उसका लाभ तो किसी को होगा नहीं। उससे तो ये हम डेवलपमेंट में गिनती कर लें सिर्फ कि कारखाने का जाल बिछा दिया, उससे कॉरपोरेट लाभ लेगा और उसकी जो प्रदूषित और उसका जो दोहन और शोषण हमारी एरिया का और क्षेत्र का हो रहा है, उससे हम प्रभावित होंगे। अवधेश जी, लेकिन कुछ पत्रकार ये भी सवाल पूछते हैं कि आप जब कारखानों की बात कर रहे हैं और उसमें जो यहाँ की जनता है, जो बेगूसराय की जनता है, उनके नौकरी की, उनके प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि उनको हिस्सा मिलना चाहिए नौकरी में, तो वो ये भी पूछते हैं कि इन कारखानों में लेफ्ट संगठन काफ़ी सक्रिय है। तो ये भी तो एक लेफ्ट की विफलता के रूप में ही देखा जा रहा है कि इतना सक्रिय होने के बावजूद अब तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि यहाँ की जनता को उसमें नौकरी मिले और परमानेंट नौकरी मिले। देखिए, जो अभी ये 2 कारखाना हुआ उसमें हमारा तो उस तरह का लेफ्ट का पकड़ नहीं है, ये सच बात है। हम लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतियाँ एक बहुत बड़ा बाधक बनती है। हम लड़ते हैं और लड़ाई में चूँकि लोकल जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं होता है, सरकार एक लाइन ले सकता है, सरकार की नीतियाँ एक काम करती है, लेकिन लोकल प्रतिनिधित्व जो करने वाले हैं उनकी भूमिका होती है। और चूँकि लोकल हमारे नहीं हैं, हमारे दर्द से वो पीड़ित नहीं है, तो हमारी बात क्यों उठाएंगे? इस वजह से लोगों को अगर लेफ्ट लड़ता भी है तो लड़के सड़क पर आवाज़ उठा रहा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसका जो फल मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। इसमें हम अभी तक कमज़ोर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो हम उसमें अपने आप को एस्टेब्लिश करने में सफल होंगे। जब 2019 के चुनाव की बात होती है तो लोग बताते हैं कि जब कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे तो एक अलग तरह की लहर थी। ग्राउंड पे सीपीआई के बहुत कार्यकर्ता दिख रहे थे, बाहर से भी लोग आए थे कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने के लिए। अब 2024 के चुनाव में सीपीआई की उस तरह की हवा ज़मीन पर नहीं दिखती या उस तरह का जोश नहीं दिखता। आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, कार्यकर्ता उस समय भी उत्साहित थे और आज भी उत्साहित थे। फर्क कुछ वहाँ उस 19 के चुनाव में मेला ज़्यादा लग गया। कन्हैया जेएनयू के आंदोलन से उपज थी और कन्हैया का चेहरा भी आज भी है, उसमें कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से पूरे राष्ट्र के जितने लोग आए, उसका एक नुकसानदेह हवा चली हमारे यहाँ कि इसको यहाँ का लोग है ये नहीं है प्रचार करने में। सब तो आ गए हैं 2000 लोग बाहर से प्रचार, हमारे खिलाफ भी उसका असर पड़ा, जानकारी मिले। जबकि हमको लोकल कार्यकर्ता थे, हमारी पार्टी और लेफ्ट को इतनी ताकत है कि लोकल वर्कर्स हमारा हर पंचायत गांव से लेके प्रखंड जिला तक में है, तो बाहरी हमारे हेल्प में आएंगे।
लेकिन बाहरी का झुंड इतना हो जाए कि हमारे लोकल को दाब दे, तो उसका विपरीत असर पड़ेगा, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। 19 के चुनाव में 2 महत्वपूर्ण 3 कारण थे। एक तो बाहर के डंपिंग कार्यकर्ताओं का, वो हमारे अनावश्यक हो गए थे। दूसरा कि गठबंधन नहीं था। गठबंधन में हम 2 खेमे में बटे हुए थे और इतनी बुरी तरह से बटे हुए थे कि वोट का डिवीज़न तो हुआ ही, बहुत वोट मान के चल गया कि अब ये जीतने लायक नहीं। उस समय तक तो मोदी जी की भी बहुत चला चली थी, इसलिए उनके नामों को भंजाना और लोकल हमारा जो डिवीज़न हो जाना, और तीसरा जिसकी चर्चा हमने किया, ये हमको 19 के चुनाव का रिजल्ट, जो बुरा रिजल्ट हमारे लिए बेगूसराय ज़िले के लिए पहला वो रिजल्ट है, उतना खराब आया था, जो इस बार नहीं है। बाहर के कार्यकर्ता आए हैं कुछ हेल्प के लिए, सभा मीटिंग कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए, लेकिन अब हर घर में जा रहा है, बाहर का लोग जा रहा है प्रचार करने। ये हमारा ग्राउंड लेवल वर्क करने वाला बाहर का लोग क्या करेगा? कैसे जानता है किस घर को, किस परिवार को? और लोकल साथी जानते हैं। इस बार हमारा लोकल साथी 19 से सबक लेकर के ग्राउंड लेवल पर खुद एक एक घर से संपर्क कर रहा है, इसलिए उत्साह पिछले 19 से ज़्यादा इस बार हमारा है, और इसलिए हमको भरोसा है कि इस बार का रिजल्ट उल्टा रिजल्ट होगा। हम लोगों के पक्ष में वही रिजल्ट जो उनके पक्ष में गया था, वो रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। एक आखिरी सवाल बस, आप किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में जा रहे हैं? आप कौन से इश्यूज उठा रहे हैं? और जो यहाँ पर राजनीति को देखते हैं जाति के आधार पर, जो बताते हैं कि बेगूसराय भूमिहार बहुल इलाका है, इसी वजह से गिरिराज सिंह को बहुत वोट मिलते हैं, और अगर पिछले चुनाव के नतीजों की बात करें तो सिर्फ भूमिहार वोटों के अलावा जो पिछड़ा वर्ग है उसका भी वोट इनको मिला था, इसीलिए 6 लाख करीब वोट मिले थे और ये 4.5 लाख वोटों के अंतर से जीत पाए। तो उस सवाल के जवाब में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये सही कहा आपने कि सिर्फ उनको अपर कास्ट का नहीं बल्कि अति पिछड़ा समुदाय का भी वोट मिला था, क्योंकि उस समय भाजपा के पक्ष में कुछ एक माहौल था। भाजपा के पक्ष में उस समय माहौल था। इस बार वो माहौल और हवा खत्म है, क्योंकि 10 साल की देश की जो राजनीतिक हालात बने उसको लोग अनुभव कर रहे हैं। 10 साल के अंदर जितनी भी चुनावी वादे किए गए, उसमें से एक भी वादा के मुताबिक कहीं भी चौथैया भी खरा सरकार नहीं उतरी। सिर्फ विदेश में और देश के पटल पर और दुनिया के अंदर चर्चित होना ही काफ़ी नहीं है। आंतरिक जो हमारा रिसोर्स होना चाहिए, आंतरिक जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, वो नहीं कर सका, और गांव के लोग महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, लूट खसोट, योजनाओं की सरकारी पैसे की लूट, ये सारी चीज़ से परेशान और त्रस्त है। शिक्षा की बदहाली, दवा और रोजगार की बदहाली, सब चीज़ में ये 10 साल में कोई इसमें सुधार नहीं हुआ। ये 19 से बदला हुआ एक हवा है देश के पैमाने पर। स्थानीय पैमाने पर आप देखिएगा तो स्थानीय पैमाने पर कुछ काम तो हुआ नहीं। उसकी जगह कई महत्वपूर्ण वादा करने के बाद घोषणा किया गया और लागू नहीं हुआ। इसलिए आज की तारीख में लोग मान के चल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि न हमारे स्थानीय हैं, ऊपर दिखाते हैं। हम मानते हैं कि मोदी जी का चेहरा हो सकता है, लेकिन मोदी जी का चेहरा लोगों की रोटी का इंतजाम तो नहीं न करेगा, रोजगार नहीं दे सकता है। मोदी जी का चेहरा योजना से मिलेगा, और योजनाएं नहीं बनी, न रोजगार की योजना बनी, न शिक्षा की योजना बनी। उसका असर तो पड़ रहा है। और इस बार बेगूसराय जिला में लोग बहुत दिनों से मन बनाए हुए थे कि दिनकर विश्वविद्यालय जो शिक्षा के क्षेत्र के डेवलप के लिए जरूरी है, कई वर्षों तक आश्वासन मिला, नहीं बना।
मेडिकल कॉलेज की बातें हुई, चर्चा में आई, कहे गए कि करेंगे, नहीं हुआ। जबकि बेगूसराय एक उत्तर बिहार का कहिए तो वक्षस्थल है। यहाँ मेडिकल कॉलेज होने से या इंजीनियरिंग कॉलेज होने से कई उत्तर जिले के पिछड़े हुए इलाके का लोगों का लाभ मिल सकता था, नहीं हुआ। इसलिए कई ऐसे सवाल तो हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ और इन्हीं वादों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज आएगा, दिनकर विश्वविद्यालय बनेगा। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी प्रधानता के साथ कृषि क्षेत्र का शहरों के साथ जुड़ाव। सड़कें यहाँ बनी, आप आश्चर्य करेंगे कि योजनाएं क्या है, सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है और लोकल प्रतिनिधि उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। एक सड़क बन गई कंप्लीट और 3 महीने के बाद उस सड़क की खुदाई शुरू हो गई। क्या भाई, इसमें बिजली का तार नीचे से ले जाना है और फिर खुदाई करके फिर 5 महीने के 6 महीने के बाद फिर खुदाई हो गई। क्या है भाई, अब इसमें टेलीफोन का तार ले जाना है और जो बन गई सड़क वही सड़क फिर ध्वस्त हो गई, फिर उसकी कोई मरम्मत ही नहीं हुई। तो अनप्लान्ड योजना और कोई प्रतिनिधि का निगाह नहीं उस तरफ जाना बरसों तक। अब आश्चर्य होगा, 4 लाइन जो हमारे यहाँ बन रहा है, बीहट एक हमारा ऐतिहासिक गांव है बेगूसराय जिले के अंदर। वो बीहट गांव की सुंदरता है कि NH के दोनों पार है। अब उस गांव में जो अपर फ्लोर पुल सड़क बना रहा है उसको 2 भाग में दीवार बना करके कर दिया गया है। आखिर कौन इस पर बोलेगा? एक गांव अगर 2 भाग में, एक बेटा का घर उधर, बाप का घर इधर, कैसे चलेगा ये? इस तरह का जो लगता है कि उसका इतिहास, भूगोल सब बदल जाएगा ना, संस्कृति बदल जाएगी। हमारे यहाँ बेगूसराय ज़िले में ओवर ब्रिज बन रहा है वही 4 लेन में। अब उसको उतारना चाहिए। ओवर ब्रिज बनने का माने घनी आबादी से उसको अलग हटाना, ऊपर ले जाना। अब घनी आबादी से दूर जाना चाहिए। खातोपुर एक हमारा अंतिम छोर है शहर का, वहाँ गिरना चाहिए। उसको ऐसी जगह पर गिरा रहा है जिससे रोज़ 2-4 लोग मरेंगे टर्निंग लेने के दौरान। तो बुरी गैर वैज्ञानिक, गैर योजना हो रहा है काम और जनप्रतिनिधि की कहीं जुबान तक नहीं खुलती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि विकास हो, जनता के हित में हो, जनता के सवालों पर हो। जिस बात को लेके हम लड़ते रहे हैं और आज भी आगे भी लड़ेंगे, यही विश्वास जनता को दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल बस आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब भी बात कम्युनिस्ट की होती है, कम्युनिस्ट पार्टियों की होती है, तो अभी देश में जो सत्ताधारी दल हैं वो कई बार इसे देशद्रोही भी बताते हैं और कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये छवि बने कि ये गुंडागर्दी करने वाली या फिर अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने वाली पार्टियों में से है। बात ये भले जनता की करें लेकिन उस तरह से काम नहीं करते। तो वो जो छवि बनी हुई है अभी कम्युनिस्ट की इस देश में, कम्युनिस्ट पार्टियों की, उस पर आप क्या सोचते हैं या वो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, चैलेंज था और अभी भी कुछ है, कुछ माने में उसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप बना रहे और डेवलपमेंट को अगर हम अंतर्राष्ट्रीयता के साथ नहीं जोड़ेंगे तो अपने को सिर्फ ये कहना कि हम विकसित हो रहे हैं वो संभव नहीं है। आज तो दुनिया सिमट सी गई है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन की अनिवार्यता है। हमारा ये वैज्ञानिक ट्रुथ है और हमारी पार्टी ये मानती है सब दिन से। इसलिए हम पर कई तरह के ये दोषारोपण के पीछे भी कारण है। जब हम लड़ते थे अमेरिकन इम्पेरियलिज्म से और लड़ते थे सोशलिस्ट ग्रुप को लेके, तो हम पर ये कहता था ये विदेशी है। वही लोग कहते थे जो अमेरिकन इम्पेरियलिज्म का सपोर्टर थे। इस देश के अंदर भी तो ऐसे लोग पूंजी वाले हैं जो अमेरिकन लॉबी के साथ मिलके अपनी पूंजी का विस्तार करते हैं। तो वो आरोप हम पर शुरू से लगाए गए हैं और आज भी वो आवाज़ उठती है। वो कि अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग से पटल से हटने लगा है। जब खुद सत्ता में रहने वाले लोग दुनिया में हमारा क्या चेहरा बन रहा है बोलते हैं, तो लोग बुझने लगा है कि कम्युनिस्ट वाला तो ठीक है ना कहता था,
कि दुनिया में हमारा चेहरा बनेगा तब जब हम दुनिया के साथ कंपटीशन में और रिलेशन में जुड़ेंगे। इसलिए वो परिस्थिति बदली है, लेकिन फिर भी ये है, इसकी सफाई हम लोग राजनीतिक तौर पर लोगों को सचेत करके, जब तक लोग सचेत नहीं होंगे, लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित माने सिर्फ पढ़ना नहीं है, शिक्षित माने व्यवहारिक ज्ञान, वास्तविकता की जानकारी और समझ अगर हम पैदा नहीं कर पाते हैं तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। ये हकीकत है कि इतने दिनों की आज़ादी के बाद भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं तो मतदाता को खरीद लेता है, जनप्रतिनिधि को खरीद लेता है, और तब भी उतना मुखर होकर के कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। हकीकत है कि हमारे एमपी एमएलए पैसे के लालच में कहाँ से कहाँ राजनीति को बेच लेते हैं, जबकि ये अगर एक बार बेच लिया तो उसको सदा के लिए निकाल बाहर कर देना चाहिए जनता को। आखिर कहीं ना कहीं शून्यता तो है, उस शून्यता को हम भर नहीं सके हैं। हमारी ये कमजोरी कहिए, हमारी भी कमजोरी है और लोगों की भी कमजोरी है, हो सकती है, लेकिन हमारी ये कमजोरी है कि वैचारिक तौर पर जो लोगों को प्रबुद्ध करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए हैं। वो करने की ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे वो बातें ज्यों-ज्यों चेतना में विकास हो रहा है, शिक्षा के स्तर का तो ऊंचाई होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भी चेतनाओं का विस्तार जो हो रहा है, दुनिया के भूगोल पर देखने के बाद जो घटनाएं देखता है लोग, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो वो चेतना के विस्तार के साथ ये बातें धीरे धीरे लोग की नज़र में, निगाह में आ रही है, और वो आएगी। थोड़ी सी कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी सवालों के इतने शालीनता से और इतना वक्त देकर जवाब देने के लिए शुक्रिया। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। आप अवधेश राय जी को सुन रहे थे, जो बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, 13 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। अब जो भी नतीजे आएंगे हम लल्लन टॉप के जरिए आप तक पहुँचाएंगे। आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे, मैं सोनल हूँ। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।